वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन है और अपग्रेडेशन है एक लिहाज से। पिछले लेक्चर में हमने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस था 2x2 सिस्टम, जिससे मुराद है कि इसमें दो इक्वेशंस होती हैं और दो वेरिएबल्स होते हैं, उस सिस्टम को हमने गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। और ये वही सिस्टम था जिसको उससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट्स मेथड से हमने इसको सॉल्व किया था। ठीक है जी। और उनमें क्या होता था कि हम अगर हम सिंपल एलिमिनेशन मेथड में जाएं तो उसके अंदर हम दोनों इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को सेम करने के बाद इक्वेशंस को माइनस कर देते थे, या अगर साइन डिफरेंट है तो प्लस कर देते थे। तो उससे दो इक्वेशंस में से एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाता था और दूसरे की हमें जो वैल्यू थी वो मिल जाया करती थी। ठीक है। इसी तरह दूसरा जो मेथड था उसमें था कि आपने एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, और उससे फिर आपके पास पुट करने से वो सॉल्यूशन जो है वो आता था। और इस तरह हमारे पास ये ट्रेडिशनल मेथड्स थे। फिर हमने एल्गोरिदम टाइप एक एल्गोरिदम है इनफैक्ट, जो एक मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को लेके उसकी मदद से ये की जाती है। तो फिर हमने 2x2 सिस्टम में पढ़ा कि हमने उस 2x2 सिस्टम की इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, और फिर उसके जो दो मैट्रिक्स बनेंगे, एक राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज़ का मैट्रिक्स बनेगा और लेफ़्ट साइड पे एक 2x2 का एक मैट्रिक्स बनेगा। उसको हमने फिर एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा, जिसमें लेफ़्ट साइड पे वो मैट्रिक्स होता था 2x2 का और राइट साइड पे वो नंबर्स होते थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये सॉल्यूशंस के अंदर ये बातें लिखी हैं। फिर हम क्या करते थे, उसके ऊपर एक पूरा प्रोसीजर अप्लाई करके और एंड पे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते थे, और करके हम 1001 की फॉर्म बनाते थे। और अगर वो फॉर्म बन जाती थी तो हम कहते थे इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। और अगर वो फॉर्म नहीं बनती थी तो दो सूरतें थी कि कोई एक रो जो है वो एक तरफ से 0 दे और दूसरी तरफ कोई नॉन ज़ीरो नंबर दे, जैसा कि ये 0 0 और 7 है। तो इसका मतलब ये था कि ये दोनों, इनका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरी सूरत थी कि तीनों रोज जो है वो किसी रो के तीनों एलिमेंट्स यानी दोनों साइडों पे 0 0 आ जाएं। तो इससे मुराद होती थी कि हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। और अगर इन चीज़ों को हम लिंक करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमारा जो ग्राफ बनता था वो उस पर दो लाइन्स आपस में क्रॉस करती थी। ये हमने उस लेक्चर में भी देखा था। और जब उन तो सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं आता था तो दोनों लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती थी, बल्कि वो आपस में पैरेलल रहती थी। ये हमने उसमें पढ़ा था। और तीसरा केस ये था कि वो दोनों लाइंस इनफैक्ट दो नहीं होती थी, वो लाइन एक ही होती थी। सिर्फ किसी एक लाइन के उस लाइन के दोनों तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके तो वो जो उसको नई लाइन के तौर पे कह देते थे, हालांकि वो लाइन दोनों तरफ वो एक ही लाइन होती थी। तो ज़ाहिर है जब वो लाइन एक होती थी तो ग्राफ के ऊपर भी वो सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे दोनों लाइंस के नज़र आते थे, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते थे। तो ये तो था जो पिछले लेक्चर में हमने चीज़ें पढ़ी थी। अब हम आते हैं हमारे मौजूदा लेक्चर, उसके अंदर हमने जो चीज़ें पढ़नी है वो होगा कि हमने बिल्कुल उसी तरह 2x2 का जैसे सिस्टम लेके हम चले थे, अब हमने अपने पास 3x3 का सिस्टम लेके चलना है। ठीक है। ये नहीं, अब हमारे पास जो इक्वेशंस होंगी उसका मतलब होगा कि उसमें 3 इक्वेशंस होंगी और 3 ही वेरिएबल्स होंगे। तो 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल्स जब इन्वॉल्व होंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो 3x3 सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस सिस्टम को वो जिसमें लेफ़्ट साइड पे एक पूरा मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, और राइट साइड पे एक वेक्टर होगा जिसके अंदर 3 रोज और एक सिंगल कॉलम होगा। अब हम उसके ऊपर वही कॉलम वाइज रो ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, रो ऑपरेशंस करेंगे, और उसको कोशिश करेंगे कि वो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाए, यानी 1 0 0 और फिर 0 1 0 और 0 0 1 की
लेफ़्ट साइड पे फॉर्मेशन बने। अब जब लेफ़्ट साइड पे फॉर्मेशन बन जाएगी तो हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट साइड पे उनकी वैल्यूज़ को हम उठा लेंगे और बता देंगे कि ये इसकी सिस्टम की का ये सोल्यूशन है। और फिर अगर सोल्यूशन नहीं होगा तो वो फॉर्मेशन नहीं बनेगी। जब फॉर्मेशन नहीं बनेगी तो फिर वही दो सूरतें होंगी कि ये आखिरी या किसी रो के अंदर वो ज़ीरोज़ आ जाएं और राइट साइड पे कांस्टेंट नंबर हो जो कि उसको नो सोल्यूशन की तरफ ले जाएगा, और या पूरी रो कोई ज़ीरो हो जाए तो उससे हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएंगे। ये बिल्कुल 2x2 सिस्टम की तरह 3x3 में भी ये होगा। तो ये हम इसमें करेंगे, लेकिन वो जो इसके अंदर रो ऑपरेशंस होने हैं उनको हम एक दफ़ा रिकॉल भी कर लेते हैं जो हमने 2x2 में किए थे, बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे है। तो रो ऑपरेशंस जो होंगे उसमें ये होगा कि हम किसी वक्त भी चाहें तो स्वैप कर सकते हैं दोनों रोज़ को आपस में, कोई सी दो रोज़ को आपस में स्वैप किया जा सकता है। स्वैपिंग की ज़रूरत तब पेश आती है कि जब आप देखें कि किसी एक रो के अंदर जो उसका एलिमेंट है जिसको जहाँ पे आप 1 बनाना चाह रहे हैं, हो सकता है वो किसी एक रो का वो एलिमेंट पहले से 1 बना हो। मसलन अगर एक रो में 4 8 3 है और आगे किसी नीचे रो में यहाँ पे 1 7 और 2 है, जो कि अभी 7 1 2 है, वो 1 7 2 है, तो हमें लगता है कि ये रो हम क्यों ना ऊपर लिख लें 4 3 8 की जगह और हमें 1 बनाने के लिए स्टेप ना करना पड़े। तो ये वो चीज़ यहाँ पे काम आती है। ठीक है जी। उसके बाद हम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रो को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब उस मल्टीप्लाई करने के बाद जो चेंजिंग आती है वो उस रो में आती है जो एरो के बाद लिखी होती है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मौजूदा रो है, रो 2, उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो जो रो 2 बन जाएगी वो ये R2 बाद में लिखा गया है। ठीक है जी। अब इस पूरे ऑपरेशन के अंदर कहीं पे R1 और R3 का जिक्र नहीं है। इसका मतलब R1 और R3 अनचेंज रहेंगी, उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। तो 6 6 1 अपनी जगह और 4 5 9 ये अपनी जगह। तो पीछे क्या हुआ, इस पूरी रो के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 9 और 0 आ गया। तो ये हमारे पास हो गया उसका मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन हो गया रो के ऊपर। फिर उसके बाद हमारे पास ऑपरेशन था कि हम कोई सी दो रोज़ को ऐड कर सकते हैं या किसी रो के अंदर जब दूसरी रो को ऐड करें तो पहले किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकें और वो उसके अंदर हम ऐड कर सकें। जैसा कि यहाँ पे ऑपरेशन में लिखा हुआ है कि जो मौजूदा रो 2 है उसमें ऐड कर दें 2 टाइम रो 1 को, यानी रो 1 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसका जो जवाब आए वो रो 2 के हर एलिमेंट में ऐड करें और इस तरह रो 2 रिफ्रेश कर दें। ये मतलब है इसका। अब इसके अंदर रो 1 का जिक्र तो है, लेकिन ये इस वक्त हेल्पिंग रो के तौर पे है जो यूज़ होगी, इस्तेमाल होगी रो 2 को रिफ़्रेश करने के लिए। ठीक है। तो जो चीज़ यूज़ हो रही होती है वो उसके अंदर चेंज नहीं आती। राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो रो 2 बन रही है, रो 1 भी वैसे ही रहेगी 7 8 9 और रो 2 6 5 4 वो भी अपनी जगह ऐसे ही रहेंगी। और रो 2 क्या बन जाएगी कि जो मौजूदा रो है 2 यानी जो 7, ये जो 3 है, इस 3 में जमा करें 2 टाइम 7 को तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, 14 प्लस 3 ऑफकोर्स 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 17 आपको नज़र आ रही है वो है। फिर उसके बाद 8 2 16 प्लस 2 18, फिर 9 2 18 प्लस 1 19। तो इस तरह ये रो ऑपरेशन इसके ऊपर जो हो रहा होगा वो हमारे सामने आएगा। ठीक है। तो ये वो टर्म्स थी, ये वो चीज़ें थी जो हमने 2x2 में भी देखी थी और बिल्कुल उन्हीं लाइन्स पे ये हमारे पास 3x3 में भी यही चीज़ें आ रही हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अगर आप गौर से देखें तो इनसे एक बड़ी चीज़ क्लियर हो रही है कि हमें जो अब सिस्टम ऑफ 3x3 हम करने जा रहे हैं उसके अंदर भी कोई नई चीज़ नहीं है, वही 2x2 वाला है। सिर्फ ये है कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी इसलिए हो जाता है कि उसमें 2 रोज 2 कॉलम्स थे, इसके अंदर हमारे पास 3 रोज और 3 कॉलम्स। ठीक है जी। सो अब हम आते हैं, हमारे पास इसका जो तरीक़ाकार है वो उसके स्टेप्स क्या हैं और फिर सोल्यूशन की नेचर क्या हो, बिल्कुल 2x2 की लाइन्स में। इसके अंदर हम क्या होगा कि ओरिजिनल सिस्टम हम लेंगे इक्वेशन का और उसके वो कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। जैसे 2x2 में लिखा तो हमारा जो फॉर्मेशन की लेफ्ट साइड पे 3 रोज और 2 रोज और 2 कॉलम्स आए। ठीक है।
अब हमारे पास इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स आएंगे और राइट साइड पे वो डिजिट्स आ जाएंगे, वो नंबर्स आ जाएंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर गॉसियन ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे डब्ल्यू शेप में। ये डब्ल्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले आपने इसमें जो ऑपरेशन किया था, चूँकि उसमें 2 ही रोज और 2 ही कॉलम्स थे, तो उसकी यू शेप बनती थी। अब इसमें डब्ल्यू शेप इसलिए होगी कि पहले हम इस पहले कॉलम के साथ जो है हम वो पूरा रो ऑपरेशन करेंगे, इसको जहन में रख के कि ये कॉलम 1 0 0 बनता जाए। फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे इस दूसरे कॉलम में, तो ये यहाँ पे यूँ आके ये डब्ल्यू की दूसरी जगह बन जाएगी। और इसके अंदर हम पहले यहाँ 1 बनाएंगे और फिर 1 से ऊपर 0 और उससे नीचे 0 बनेगा। फिर यहाँ से वापस आके हम तीसरे कॉलम में जाएंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे 0 बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे 1 बनाएंगे और उसके ऊपर 0 बनाएंगे। इस तरह के डायगोनल में 1 बनेगा। इसलिए इसको समझाने के लिए मैंने इसको डब्ल्यू फॉर्मेशन कहा है, ठीक है। सो 2x2 में ये यू फॉर्मेशन बनेगी और 3x3 में ये डब्ल्यू फॉर्मेशन बनेगी, राइट। अब इसको आगे करने के लिए जब हम इसको करेंगे, करने के बाद हमारे पास इसके अंदर वो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी 3 सॉल्यूशंस वाली, जो हमने पहले भी 2x2 में देखी थी, ठीक है। अब ये है कि जब 2x2 का सिस्टम होता है तो उसके अंदर हमारे पास लाइंस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाइंस नहीं होंगी बल्कि एक प्लेन्स की फॉर्म में चीज़ें होंगी, और ये आपको ये 3D कुछ ग्राफ्स टाइप ग्राफिकल व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। इनको हम सोल्यूशन के साथ एक्सप्लेन भी करते हैं, देखते हैं क्या है। अच्छा, जब हमारे पास 3x3 का सिस्टम का सोल्यूशन आ जाएगा, अगर तो उसकी फॉर्मेशन 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाती है उसी अंदाज से जैसा कि कभी 1 0 और 0 1 बना था। अगर ये फॉर्मेशन बन जाती है तो राइट साइड में जो नंबर्स लिखे हैं वो उनके उन वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अगर हमारे वो वेरिएबल्स x, y और z होंगे तो x की वैल्यू मिसाल के तौर पे 2 आ जाएगी, y की वैल्यू -1 आ जाएगी, z की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो इस तरह हमारा यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। और अगर हमारे पास वो सॉल्व करते करते कोई एक रो मैट्रिक्स या इस फॉर्मेशन के लेफ्ट फॉर्मेशन के अंदर वो पूरी रो 0 हो जाए और राइट साइड पे वो नॉन ज़ीरो हो जाए, तो ये हमें इनफैक्ट ये एक रॉन्ग एक्सप्रेशन मिल रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पिछले लेक्चर में इधर 0 0 आगे थे, उधर राइट साइड पे 7 था। इसी तरह यहाँ पे इधर 0 0 0 आ गया और उधर राइट साइड पे 80 आ गया, ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारे पास नो सोल्यूशन की फॉर्मेशन बन जाएगी। और अगर कोई एक रो पूरी 0 हो जाए, जैसे 2x2 में 0 0 और उधर राइट साइड पे 0 था, अब ये चूँकि 3x3 का की फॉर्मेशन है तो इसमें 0 0 0 ये लेफ्ट साइड पे आ गया और राइट साइड पे 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस फॉर्मेशन के तहत कोई सी जो दो इक्वेशंस हैं वो आपस में वो मैच हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे इसमें मिल रहे होंगे कि इसके कोई एक जो है ना सारे पॉइंट्स उनके जो है वो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो अगर इनके हम इनके 3D ग्राफिक व्यूज़ देखें तो ये यूनिक सॉल्यूशन पे क्या हो रहा है कि ये वो एक पॉइंट है जिसके ऊपर जो है वो तीनों प्लेन्स जो हैं वो आपस में वो क्रॉसिंग हो रही होगी। और नो सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि उनका तीनों का एक कोई फॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये तीनों ही क्रॉस नहीं कर रही है, तो पक्का नो सॉल्यूशन है। अब जो यहाँ पे ये जो आपको शेप मिल रही है इसमें हो सकता है कि ये नीचे वाला हिस्सा और ये जो वर्टिकल प्लेन है इनका तो आपस में कोई यूनिक पॉइंट आ जाए, लेकिन इसका और इसका और ये जो प्लेन है इसका और इसका आ जाए, तो ये इस प्लेन 1 और 3 का तो आपस में कोई कॉमन पॉइंट्स वो लाइंस आ सकती हैं। इस तरह 2 और 3 की तो आ सकती हैं लेकिन तीनों की नहीं आ रही, तो इसका मतलब पूरे सिस्टम का यहाँ पे सोल्यूशन नहीं है। और इसी तरह ये हर दो प्लेन्स जो हैं वो आपस में मुख्तलिफ सेगमेंट्स के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, तो ये इनके अपने अपने शायद कुछ सॉल्यूशंस तो हो सकते हैं लेकिन पूरे सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ये तमाम प्लेन एक ही लाइन के ऊपर ना क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके मैनी सॉल्यूशंस हैं। तो वही लाइन वाली फॉर्मेशन तकरीबन यहाँ भी बन रही है जो कि 2x2 के सिस्टम में बन रही थी। तो क्या हुआ कि अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे तीनों वो आप इनको पेजेस या कोई पीसेस कह सकते हैं पेजेस के, वो अगर एक ही पॉइंट के एक दूसरे के ऊपर निकल रहे हैं तो ये यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो सारे एक पॉइंट पे नहीं आ रहे तो नो सॉल्यूशन। और अगर वो सारे ही पॉइंट्स पे आ रहे हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो ये इसका पूरा लेआउट होगा। अब इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं
वो आप पेज 106 से लेके 112 जो कि इस लेक्चर के साथ अपलोड कर दी जाएगी पेजेस के इमेजेस, वो वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। ये सारी डिटेल्स उन्हीं चीज़ों की डिटेल्स जो है ये मैंने कुछ लेआउट प्रेजेंटेशन की फॉर्म में यहाँ पे आपको दे दिए हैं। मज़ीद आप वहाँ पे चीज़ें पढ़ भी सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स वहाँ पे सॉल्व हुई हैं। ठीक है जी, तो वो एग्जांपल्स आप वहाँ से साथ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं जनाब, यहाँ पे हमारे पास जो आगे हमारी एक्सरसाइज है उसके हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि पेज नंबर 112 जो आपकी बुक है उस पर ये एक्सरसाइज मौजूद है। इसको हम देखते हैं। इसमें वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तक आप क्या करें कि इनके जो नेचर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो आप फाइंड करें। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करें, वो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा या नो सॉल्यूशन होगा, और 3x3 सिस्टम के लिए आपने इसको सॉल्व करना है। तो उन्हीं लाइंस में हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने इस पूरी इक्वेशन को, इन तीनों इक्वेशंस को 1 2 3 इक्वेशन की फॉर्म में लिखा, और फिर उसी तरीके से इनके तमाम के कोएफिशिएंट्स को विद साइंस हमने यहाँ पे लिख लिया। -2, 1 और 3 ये पहली रो बन गई, 10 और -5 और -15 दूसरी रो बन गई, और 1 1 और -3 तीसरी रो बन गई। ठीक है जी, ये करने के बाद हमने फिर यहाँ पे वेरिएबल्स को x1 x2 3 को कॉलम वेक्टर में लिख दिया, और राइट साइड को 10 30 25 को एक कॉलम वेक्टर में लिख दिया। अब इसके ये जो कॉन्स्टेंट्स के एंट्रीज हैं इनको हमने ये वही 3x3 की फॉर्मेशन दे दी, और राइट साइड पे ये कॉलम वेक्टर को उतार लिया हमने यहाँ पे। अब ये जो 4 नंबर एक्सप्रेशन है इसको हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इस फॉर्म में बनाना है। इस फॉर्म में जब बनाएंगे तो हमारे पास अगर ये फॉर्म बन गई तो पहली वैल्यू ऑफ x1 होगी, दूसरी वैल्यू ऑफ x2, तीसरी वैल्यू ऑफ x3, और ये जो फॉर्मेशन बनेगी इसको W शेप का नाम दिया है स्पेसिफिकली 3x3 के क्वेश्चन के लिए। तो ये W शेप में हम इसको मूव करेंगे। तो सबसे पहले ये 1 बनेगा, उसके नीचे ये दोनों 0 बनेंगे, फिर उसके बाद हम इस दूसरे कॉलम में चले जाएंगे यूं करके ऐसे, तो फिर यहाँ पहले सेंटर में 1 बनेगा, उसके नीचे 0 0 बनेंगे, फिर आगे हम तीसरे कॉलम में सबसे नीचे 1 बनाएंगे और ऊपर 0 बनाएंगे। तो ये W शेप का मतलब वो है जो मैं पहले भी वजाहत आपको दे चुका हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे -2 है। ठीक है, अब बज़ाहिर देखा जाए जैसे मैंने कहा था कि आप रो ऑपरेशन बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट रो को आपको देखें लग रहा है कि यहाँ पे जो तीसरी रो है उसमें बना बनाया 1 है, तो हम यहाँ पे स्वैप कर सकते थे इसको। तो चूँकि मैं अभी ये है कि मेथड से इनको लेके चल रहा हूँ, तो अभी हम इसको पूरा उसी तरह कर लेते हैं। अगले इंशाल्लाह लेक्चर में जब हम अप्लाइड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हम ये एक आध मैं एग्जांपल उसमें भी कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि रो स्वैप करके भी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। खैर, हमने यहाँ पे पहली रो में यहाँ 1 बनाना था इस जगह पे, तो हमने इस पूरी रो को -2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे -2 लिखा हुआ था। -2 से डिवाइड कर, और बाकी जो रोज हैं उनके ऊपर कोई अभी चेंजिंग नहीं आएगी। क्यों कि पहले यहाँ 1 बनेगा तो इसके नीचे ये 1 हेल्प करेगा इनको 0 बनाने में। ठीक हो गया जी। तो हमने पहली रो को -2 से डिवाइड किया, और दोनों तरफ डिवाइड करने के बाद जब सॉल्व किया तो और बाकी दोनों रोज के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया एज इट इज़ 1 एज इट इज़ रो 3, रो 2 एज इट इज़ और रो 3 एज इट इज़। तो यहाँ पे ये -2/-2 ये 1 हो गया, और -1/2 और -3/2, और बाकी ये यहाँ पे -5 आपके पास आ गया। बाकी दोनों रोज एज इट इज़ यहाँ पे रही। उसके बाद हमने इसके नीचे हमने फिर 0 बनाने के लिए, दोनों 0 बनाने के लिए हमने रो 1 को यूज़ किया, इसके नीचे ये 2 0 बनाने के लिए। तो फिर ऑपरेशन क्या हुआ कि रो 2 में से 10 टाइम रो 1 माइनस कर दिया जाए, और रो 3 में से जो है वो रो 1 को माइनस कर दिया जाए। तो ये दो ऑपरेशन हो रहे हैं रो 2 के ऊपर, तो इसलिए रो 2 और रो 3 के ऊपर। तो रो 2 और रो 3 यहाँ पे चेंज हो रही है। तो ये देखें बाकी रो 1 इस वक्त बिल्कुल चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये 1 इस्तेमाल हो रहा है। तो रो 1 एज इट इज़, और बाकी उसके ऊपर ये बिल्कुल उस तरह हमने ऑपरेशंस किए, और कॉरस्पॉन्डिंग क्या किया, -5 -10 × -1/2। तो ये वो 10 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 1/2 माइनस का ये ऊपर वाला एलिमेंट है। तो ये पूरी रो के अंदर हमने ऑपरेशन किया। सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे ये दोनों 0 0 मिल गए। अच्छा, जैसे ये 0 0 तो मिल गए, तो साथ उसी टाइम पे हमारी ये एक पूरी रो भी यहाँ पे 0 हो रही है। अब इसका मतलब है कि हमें आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम आगे जाएंगे तो इन 0 में तो चेंज होना ही नहीं है।
तो हमारे स्टेप तो बढ़ जाएंगे और हमारा काम बढ़ जाएगा और ये ज़ीरो के ज़ीरो ही रहेंगे। तो बेहतर है हम यही स्टेज पे हम कह देंगे कि चूंकि एक पूरी रो ज़ीरो हो गई है एक तरफ और राइट साइड पे वो 80 दे रही है, तो ज़ीरो को भी 80 के इक्वल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये वो नो सोल्यूशन वाली फॉर्मेशन आपके सामने मैंने एक एग्जांपल की है यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसके अंदर उसने क्वेश्चन का यूनिक सोल्यूशन दिया है। हम इसको देखते हैं, वही पूरा ऑपरेशन वही है। अब इसमें हमने ये 3 इक्वेशंस थी, इन तीनों इक्वेशंस को हमने उसी तरह उस फॉर्मेशन में लिख लिया 1 2 3 इक्वेशन को नाम दे के, फिर उनके कोएफिशिएंट्स को पिक करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आए और मैट्रिक्स की फॉर्म में फिर इन मैट्रिक्स की फॉर्म में से ये कांस्टेंट हमने यहाँ से पिक करके एरेज की फॉर्म में एक्सप्रेशन नंबर 4 बना लिया। अब इसके ऊपर वही हमने डब्ल्यू ऑपरेशन करना है और इस तरीके से हमने इस फॉर्मेट में मूव करते हुए 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे इस फॉर्मेशन में हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमें पहला नंबर बना बनाया 1 मिल गया। ठीक है, अगर ना होता तो या हम डिवाइड करके बनाते या हम किसी 1 वाली से रिप्लेस कर लेते रो से, अगर वो 1 वाली एग्जिस्ट करती। ठीक है, तो ये 1 बना बनाया तो हमारा वो वहाँ से 1 बनाने वाला स्टेप स्किप हो गया। अब हमने इस 1 के नीचे 0 बनाने हैं। ठीक है, अब वो 0 कैसे बनेगा, इस 1 में से ये ऊपर वाली रो का 1 माइनस हो जाए तो 0 बन जाएगा, या इस 4 में से ऊपर वाली रो का 1 4 से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो। तो ये दोनों देखें ऑपरेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि रो 2 में से रो 1 माइनस कर दी जाए और रो 2 बना दिया जाए, और रो 3 में से 4 टाइम रो 1 माइनस कर दी जाए तो रो 3 बना दी जाए। तो रो 3 के अंदर चेंजिंग आ जाएगी, रो 3 और रो 2 ये बन जाएंगे, और रो 1 के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इस तरीके से हमने ये सारा ऑपरेशन करके और ये सारी इनकी कैलकुलेशंस करके देखा कि यहाँ नीचे 2 0 बन गए और बाकी ये -4 1 और 5 बन गया, और -6 और -5 और 1 बन गया। ये पूरा आप केयरफुली इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इनको देखेंगे तो ये बिल्कुल ठीक होते जाएंगे। अब हमारे पास इस फॉर्मेशन का ये W का ये पहला जो W का ये हिस्सा है ये हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने दूसरे हिस्से में यहाँ पे 1 बनाना है स्टेज पे। अब वो 1 जो है वो या अगर बना हुआ है पहले से तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमें जो भी नंबर है उसको इटसेल्फ अपने आप से डिवाइड करके पूरी रो को बनाना पड़ेगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे ये -4 है, ये -4 1 कब बनेगा, अगर ये खुद -4 से डिवाइड हो जाए। तो हमने इस पूरी रो 2 को -4 से डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद देखा कि और बाकी 2 रोज के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि वो हमने उनको चेंज नहीं करना। तो जब हमने इनको डिवाइड कर लिया तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे -4 और -4 ये 1 आ गया, सो ये -1/4 बन गया और ये -5/4। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 1 बना चुके हैं, ये हमारे पास 1 बन गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसके ऊपर नीचे 0 बने। ठीक है, अब ऊपर नीचे 0 बनाने के लिए क्या है कि हमें ऊपर 1 नज़र आ रहा है और नीचे -6 नज़र आ रहा है। तो क्या हो कि अगर हम इस यहाँ पे रो 2 की मदद लें, क्योंकि रो 2 में 1 बन चुका है और उसी ने इस्तेमाल होना है, तो अगर हम रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा, और अगर रो 3 में हम ऐड कर लें 6 टाइम रो 1 को रो 2 को सॉरी, तो हमारे पास यहाँ पे ये 0 बन जाएगा। तो ये बाकी इसका मतलब रो 2 यूज़ हो रही है लेकिन चेंज कभी नहीं होगी क्योंकि इसका 1 बन चुका है। इसका मतलब रो 2 एज इट इज़ रहेगी और रो 1 और रो 3 पे ये जो चेंजिंग्स हैं, ये जो ऑपरेशंस हैं, ये हमने किए और इसके बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये 1 0 0 0 सॉरी 1 के ऊपर और नीचे 0 बन गए, और बाकी जो कैलकुलेशन के बाद चेंजिंग आई वो ये आ गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यहाँ -13/2 की जगह यहाँ पे 1 बने। तो उसको बनाने के लिए क्या है कि हम इसको अपने आप से डिवाइड कर दें, यानी पूरी रो 3 को -13/2 से डिवाइड कर दें। जब हम ये डिवाइड और बाकी रोज के ऊपर कोई चेंजिंग फिल वक्त नहीं होगी, राइट। तो ये हमने इनको अपने आप से डिवाइड किया, तो ये 13/2 से डिवाइड होकर ये नीचे 1 बन गया और ये भी 1 बन गया। अब यहाँ हमारे पास 1 बन चुका है, अब हमने इनके ऊपर 0 बनाना है। तो चूंकि हम यूँ मूव हमने यूँ किया था 1 0 0, फिर हम इधर से जाके 0 1 0 और फिर अब हम 1 से ऊपर जाएंगे, तो इन दोनों को हमने 0 बनाना है। अब ये 0 कब बनेगा कि अगर 5/4 में से रो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई होगा ज़ाहिर है, तो अगर हम रो 1 में से माइनस कर दें 5/4 टाइम रो 3 को, तो हमारे पास ये ऑपरेशन होगा तो नई रो 1 बन जाएगी।
और अगर हम रो 2 में ऐड कर दें 1/4 टाइम रो 3 को, तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो ये दोनों 0 बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये ऑपरेशन किया, और इस ऑपरेशन और रो 3 एज इट इज़ है, ये चेंज नहीं होगी। तो ये वाला सारा सोल्यूशन करने के बाद, ये सारा ऑपरेशन करने के बाद हमने इनको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें ये दोनों 5/4 ये माइनस में कट गए, यहाँ 0 आ गया, ये -1/4 और 1/4 ये आपस में क्रॉस हुए तो यहाँ पे 0 आ गया। और जब ये 0 ये आ गया तो ये पूरी फॉर्मेशन बन गई। और इसकी राइट साइड पे भी पूरे सोल्यूशन सॉल्व करने के बाद एलसीएम के बाद हमें ये 2 -1 और 1 मिल गया। तो ये चूँकि फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्मेशन यहाँ हमें लेफ्ट साइड पे मिल गई है, तो इस हिसाब से हमें ये यहाँ पे जो कोएफिशिएंट बनता है वो x1 का बनता है, यहाँ x2 का बनता है और यहाँ पे x3 का बनता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमें x1 की वैल्यू 2 मिली, x2 की वैल्यू -1 और x3 की वैल्यू 1 मिल गई। अब ये वैल्यू हम चेक करने के लिए किसी इक्वेशन में पुट करके भी देख लें तो हमें ये इक्वेशन बैलेंस मिल रही है। और यहाँ पे हमने देखा हमें ये पूरी फॉर्मेशन बन गई, जिसकी वजह से हमें ये यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया। ठीक, और आगे जो लास्ट इसकी एग्जांपल है उसके अंदर हम देखें तो पूरा ये क्वेश्चन उसी अंदाज में हम इसको लेके चले। क्वेश्चन नंबर 9 हमने पिक किया, उसके कोएफिशिएंट्स लिखे, कोएफिशिएंट्स लिखने के बाद उसकी एरे की फॉर्म में फॉर्मेशन बनाई और वही डब्ल्यू शेप में हमने स्टार्ट लिया कि हमने सबसे पहले यहाँ 1 बनाया। 1 बनाने के लिए वही डिवीजन रूल यूज़ किया, अपने आप से डिवाइड करके रो 1 का जो को 5 से डिवाइड किया और उससे हमारे पास यहाँ 1 बना। 1 बनाने के बाद हमें ऊपर नीचे 1 के नीचे 0 चाहिए और उसके लिए हमने ये रो ऑपरेशन किया जैसे हम पिछले सवालों में कर रहे थे। तो ये करने के बाद हमें यहाँ 0 मिल गया। ठीक, अब उसके बाद हमें अगला स्टेप था कि यहाँ हमें दरमियान में 1 मिलता, तो हमने यहाँ पे हमें -3/5 मिला हुआ था, हमने इसको अपने पूरी रो को -3/5 से डिवाइड किया दोनों तरफ। तो डिवाइड करने के बाद वो कैंसिल होकर ये 1 बन गया और बाकी जो नंबर्स हैं वो इस हिसाब से चेंज हो गए। ये 13/3 बन गया, ये -66 बन गया। बाकी जो वैल्यूज़ हैं, बाकी रोज़ एज इट इज़ रहेंगी, उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। एक वक्त में जो है वो जब हम 1 बना रहे होते हैं तो उस 1 वाली रो में चेंज आती है, और जब हम 0 बना रहे होते हैं तो चूँकि उस 1 वाली को हमने यूज़ करना होता है तो एट अ टाइम हम 2 रोज़ को 0 बना सकते हैं, उसके पॉइंट्स को, उसके एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। ठीक है जी, तो ये 1 बन गया। उसके बाद हम ये तमाम स्टेप्स फॉलो करते करते जब हम गए तो हमें यहाँ पे एक एंड पे फॉर्मेशन वो मिल गई कि दोनों तरफ 0 आ रहा है। तो जब दोनों तरफ हमें 0 मिल रहा है तो उस सूरत में हमने देखा कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। इसका मतलब है कि ये जो इनमें से कुछ 2 ऐसी इक्वेशंस हैं जो कि आपस में मैच कर रही हैं और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का कोई सिचुएशन बन रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर वो इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आपने इन क्वेश्चंस को करना है और आपको बुक के जो इमेजेस हैं वो भी मैंने दे दी हैं, वैसे भी आपके पास बुक्स मौजूद होती हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ अप्लाइड क्वेश्चंस करेंगे जो कि गॉसियन एलिमिनेशन मेथड 3x3 सिस्टम की मदद से हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, उससे पहले इक्वेशंस बनेंगी अप्लाइड क्वेश्चंस, और फिर उस इक्वेशन को हम उनसे जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम बाकायदा तौर पे एक मेथड अडॉप्ट करेंगे, वो उन अप्लाइड सवालों में गॉसियन एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मेहनत करें, और इंशाल्लाह ताला जो बाकी हमारे क्वेश्चंस होंगे या जो कुछ हमारे इनके ऊपर क्यूरीज होंगी वो हम अपने ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।